कौन से तीन हैं? पहला राज्य जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी वो तो था पंजाब, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। एक राज्य जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी वो कौन सा था? असम था, यहाँ भी नहीं बना पाई। और तीसरा राज्य जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी वहाँ कौन था? बंगाल था। और बंगाल में किसकी सरकार बनी? मिली जुली सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की। एक कृषक प्रजा पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी थी, उसके साथ मिलकर इसने सरकार बना ली थी। बाकी सब जगह जो है ना आपकी कांग्रेस की सरकार, लगभग मिली जुली सरकारों को मिला दूं तो टोटल कांग्रेस की सरकार कितनी हो गई थी? 8। केवल 3 प्रांतों में नहीं बनी थी। 3 प्रांत कौन से हैं? पंजाब, असम और बंगाल। आपसे पूछा है कि मुस्लिम लीग को, अच्छा कांग्रेस को कहाँ बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो देखो मद्रास में हुआ है, बिहार में हुआ है, ओडिशा में हुआ है, कहाँ नहीं हुआ? बंगाल में नहीं हुआ, बाकी सब जगह हुआ है। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार मिला था? नियम जिसमें पहली बार भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दी गई थी, वही है ये। एक ऐसा अधिनियम जिसमें भारत में पोर्टफोलियो यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। एक ऐसा अधिनियम जिसमें वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। एक ऐसा अधिनियम जिसमें वायसराय को राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में या राज्य की सीमा में परिवर्तन का अधिकार मिल गया था। उसके द्वारा ही, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या कह रहा हूँ, अधिनियम आपको पहचानना है। एक ऐसा अधिनियम जिसमें पहली बार भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी करने का, अल्प भारतीयों को शासन में भागीदारी का अधिकार मिल गया। थोड़ा सा ही सही लेकिन मिला तो सही था। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई और वायसराय को नए राज्य का निर्माण, राज्य की सीमा, राज्य के नाम में परिवर्तन का मिल गया। वो अधिनियम का नाम आपको बताना था। आप सब 92 की ओर जा रहे हैं। 92 की ओर नहीं जाना चाहिए था। 92 के अंतर्गत तो क्या हुआ है? 92 के अंतर्गत तो एक तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। और 92 में क्या हुआ था? एक बेटा बजट पर बहस करने की अनुमति मिल गई। और क्या हुआ था? और विधान परिषद को प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई। ये 3 चीजें थी इसमें तो 92 में। तो ध्यान से सुनना, 92 में क्या मिला तुम्हें? अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है, विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति मिल गई और प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई। तो 92 में तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इनसे आपको पहचानना चाहिए, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय पद्धति शुरू हुई है, अध्यादेश जारी करने की पावर वायसराय को मिली है, नए राज्य के निर्माण की पावर वायसराय को मिली है और शासन में भारतीय लोगों को भी शामिल करने का पहली बार प्रावधान किया गया। और उस अधिनियम का नाम क्या था? 1861 का अधिनियम। मेरे हिसाब से किसी का आंसर नहीं, संदीप ने सबसे। ऐसे कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? सब बिल्कुल अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। भारतीय संविधान सबसे ज्यादा 1935 के अधिनियम से प्रभावित होता है, इसलिए 1935 का अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे, 10 अनुसूची थी। और 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, वर्मा को भारत से अलग किया गया, सत्ता के बंटवारे के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, राज्यों में विधानमंडल का गठन किया गया, महिला, मजदूर और दलित को आरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया था, ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सा प्रावधान नहीं था? विधानमंडल के लिए निर्वाचन का प्रावधान था, एक संघ की योजना का प्रावधान भी आया था, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना ये भी था। लेकिन बेटा इसमें ये कब आ गया था बेटा कि भारत को एक संविधान दिया जाएगा, ऐसी बात तो नहीं थी। भारत को संविधान देने की बात तो 1935 के अधिनियम में बिल्कुल नहीं थी, संविधान की तो बात ही नहीं हुई। संविधान की बात तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार रखी जाएगी 1942 में। और हम संविधान की मांग पहली बार औपचारिक रूप से कब करेंगे? स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से पहले से होती आ रही है। ब्रिटिश सरकार कब स्वीकार करेगी? 1942 के क्रिप्स मिशन में। लेकिन संविधान सभा का गठन कब होगा? 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो भारत को एक संविधान दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान 1935 के अधिनियम में नहीं था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का भी अभाव था, ध्यान रख लें।
कि भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था आपकी 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो लागू करने में हमको कितने माह की देरी हो गई? 2 माह की देरी हो गई। और देरी के बाद हमने लागू कब किया? तो लागू करने की डेट जो है 26 जनवरी 1950 है। लेकिन प्रश्न आएगा कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? ऐसी क्या मजबूरी रही हमारी कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया? पहले भी तो कर सकते थे लागू, ऐसा क्यों नहीं किया हमने? तो फिर आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। आपको पता है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पर कहाँ होता है? लाहौर में होता है। रावी नदी के तट पर लाहौर में अधिवेशन होता है और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी। डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस लाहौर अधिवेशन में ही घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला मनाया जाएगा स्वाधीनता दिवस। प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लखनऊ नहीं बेटा, लाहौर। लखनऊ नहीं, लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग की और कहा कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 1930 के बाद हर साल 26 जनवरी को कांग्रेस सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाती रही। लेकिन जब हम आजाद हुए तो आजादी की डेट तो बेटा 15 अगस्त आ गई। तो अब हमारा स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाएगा। तो फिर कांग्रेस ने इस 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए ही देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बोलो क्लियर है सबके? आओ जी आगे। भारतीय संविधान लागू कब हुआ है? तो अब आपके मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है और कब से मनाना शुरू किया है? ये 2 प्रश्न के आंसर आप देने एक बार। कि भारत में पहली बार 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाना शुरू किया हमने और कब से किया है? दोनों प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। संविधान की एक बैठक थी और बैठक की डेट थी आपकी बेटा 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान दिवस 1930 से गलत है बेटा, बिल्कुल राणा संगा बिल्कुल सही आंसर है बेटा। थोड़ा सा इन चीज़ों को याद करते हुए चलें। 26 नवंबर को आजकल हम संविधान दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत मोदी जी के द्वारा सन 2015 से की गई है। 2015 राइट आंसर रहेगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और इस बैठक में संविधान बनाने का प्रस्ताव, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपके उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए। और पेश करने वाला व्यक्ति कौन था कि हमें किस प्रकार का संविधान चाहिए, ये पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कि आने वाले समय में, बिल्कुल 15 एकदम राइट आंसर बेटा सभी का, कि आने वाले समय में हमें किस प्रकार का संविधान बनाकर तैयार करना है, उसकी प्रारूप, उसका एक विचार लोगों के मन में, संविधान सभा के सदस्यों के मन में भाषण के द्वारा रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कि हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए कि हमें देश का एक इस प्रकार का संविधान चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव रख दिए। अब फिर प्रश्न आएगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से संविधान सभा ने पास कब किए थे? डेट पूछी जाती है पास करने की, ध्यान रखिए कई बार आता है। तो पास करने की डेट है बेटा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिए। दोनों डेट याद रखिए। पेश हुए 13 दिसंबर को और संविधान सभा के द्वारा पास कब किए गए हैं? तो 22 जनवरी 1947 को पास कर दिए गए हैं। दोनों
पेश किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, मुझे जानना है। भाई क्या करने का मेरे पास तरीका क्या है मेरे पास तरीका। मैं आज भी इनको जान सकता हूं, और इनको जानने के लिए मुझे जाना होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो इसने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे वो आज के दिन कहाँ मिलेंगे? आपको प्रस्तावना में मिलेंगे। बढ़िया प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, ये सारी चीजें जो हैं आपको कहाँ मिलेंगी? प्रस्तावना में मिलेंगी। पढ़ेंगे आगे प्रस्तावना को। राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? आपको पता है कि बिल्कुल प्रस्तावना सबका राइट आंसर है। और इन उद्देश्य जो आपके हैं, ये 3 सूची में सत्ता का बंटवारा होगा। ये आपने ग्रहण कहाँ से किया है? तो बताया तो था मैंने आपको कि पहली बार ये सूचियां कहाँ आती हैं? 1935 के अधिनियम में आती हैं। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 रखे थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे। कौन से अधिनियम में? 35 के अधिनियम में। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? देखो यहाँ कर तो आराम से देते, लेकिन कभी कभी अपनाने में और आपके लागू करने में थोड़ा सा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो क्या कह रहा है कि किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? क्या आंसर आना चाहिए? 1950। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में बनी है। अच्छा, ये मिली जुली सरकार थी, इसमें एक तो मुस्लिम लीग थी और दूसरी पार्टी कौन थी इसके साथ मिलकर सरकार बनाई है? कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की मिली जुली सरकार यहां बनी थी। राइट आंसर रहेगा बंगाल में बनी है। अगला प्रश्न देखें। निम्न किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? बड़ा अच्छा सुझाव था भाई, मान लेना चाहिए था। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी आप? क्योंकि ठीक रहता अगर सभी लोग जो है बिना किसी पहले से विचारधारा के एक साथ मिलके अपने हिसाब से एक नई नई पार्टियां खड़ी करते और अपनी विचारधारा के लोगों को शामिल करते। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब कांग्रेस इतनी मजबूत पार्टी थी कि इसके मुकाबले दूसरी पार्टी को खड़े होने में 20 साल लग गए। तो इसलिए अगर इस पार्टी को समाप्त कर दिया जाता और फिर चुनाव करवाए जाते तो फिर बराबर की लड़ाई होती। ये लड़ाई तो अखाड़े की इस प्रकार की लड़ाई थी 1952 के चुनाव में कि एक और तो आपके दाव पेच सीखने वाला और आपके पूरी तरीके से विशेषज्ञ पहलवान को खड़ा कर दिया और दूसरी ओर मेरे जैसे नौसिखियों को खड़ा कर दिया कि लड़ो दोनों कुश्ती लड़ो, कौन जीतेगा? तो सिंपल सी बात है, पहलवान ही जीतेगा, मैं कहाँ से जीतूंगा? तो ये स्थिति 1952 में कांग्रेस की थी। कोई आसपास इसकी पार्टी नहीं थी जो इसका मुकाबला कर सके। तो सुझाव बड़ा अच्छा था कि इसे समाप्त कर देना चाहिए और फिर नई पार्टी बना के चुनाव लड़ो। सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी साहब ने दिया था। बिल्कुल सबका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत शासन अधिनियम 1935 आया है। बिल्कुल, भारत शासन अधिनियम जो है आपके गोलमेज सम्मेलन और साइमन कमीशन की देन है। बिल्कुल, गांधी जी हमारे क्या कह सकते कि आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, राष्ट्रपिता हैं, महात्मा हैं। बिल्कुल, उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक आम पुरुष नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन, कहा तो है मैंने कि अखिल भारतीय संघ, 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था जिसमें ब्रिटिश प्रांत
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों का शामिल होना था। लेकिन यहाँ एक बात थी कि देसी रियासतों का शामिल होना उनकी इच्छा पे छोड़ दिया गया, कंपलसरी नहीं था कि चाहे तो इसमें शामिल हो जाए चाहे तो नहीं शामिल हो। लेकिन श्रीकांत संघ कभी अस्तित्व में आया नहीं। आपके दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। फिर एक बार वैसा ही प्रश्न आपके सामने, सोच समझ के आंसर देना। गलत। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बात सही है, पहला कथन तो सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियां हैं, जानते होंगे, पाला पड़ता रहता होगा इनसे, तो आपके तिलियों की संख्या कितनी है बेटा? 24 है, 21 तो नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, नहीं बेटा, ये अनुपात 3:2 है, आपके 3:2 है। तो कथन नंबर 2 गलत है, कथन नंबर 3 गलत है, यानी कि यहाँ केवल और केवल एक ही कथन सही है। अनुपात ये हो जाएगा, ध्यान रखें, ध्यान से सुनना। चौड़ाई पहले है तो चौड़ाई पहले होने के कारण ये अनुपात ये वाला होगा, 2:3 होगा। जनरली हम 3:2 करते हैं, लेकिन चौड़ाई पहले दी हुई है तो 2:3 हो जाएगा ये। संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल करता है, इसलिए तो बनाया हमने इसको, कथन तो सही है। आओ जी, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। बताओ जी, क्या कह सकते हो आप? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। हाँ बिल्कुल 2:3 होगा, मैंने बता दिया बेटा आगे चल के उसको, क्योंकि वहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि पहले लंबाई दी हुई है या पहले चौड़ाई दी हुई है। हालांकि जनरल किताबों में आप पढ़ोगे तो 3:2 मिलेगी, वो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कहते हैं बोलचाल की भाषा में। आओ जी, तो भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है। गृहीत का मतलब हमने ग्रहण ही तो किया। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अधिग्रहित किया था, पास किया था। तो कथन तो कारण तो ये भी सही है, लेकिन ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है, ये बात की पूर्ति थोड़ी करता है कि, तो यहाँ कथन बेटा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं हो रही है। बी राइट आंसर है इसका, ए नहीं आएगा। ये गृहीत संविधान है, ये इस बात को थोड़ी स्पष्ट करता है कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बात को समझ रहे हो कि भारतीय संविधान एक गृहीत संविधान है, ये इस बात को कहाँ स्पष्ट कर रहा है कि ये संविधान देश की आवश्यकताओं के अनुसार है। गृहीत का मतलब तो है कि संविधान सभा ने ग्रहण किया था इसको, तो बिल्कुल सही बात है। या बी आएगा, ये नहीं आएगा। जब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? आंसर आना चाहिए था, गलत जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा बेटा 6। प्रश्न ये है कि अन्य सदस्य कितने हैं अध्यक्ष के अलावा। अगर पूछता टोटल सदस्य कितने हैं तो 7 हैं, किसी के बारे में कोई बात नहीं करता तो 7 हैं, अध्यक्ष सहित पूछता तो 7 हैं, लेकिन अध्यक्ष के अलावा पूछेगा तो सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी बेटा? 6 रहेगी। बोलो क्लियर है? 5 + 1 6 गलत हो जाएगा बेटा। 1 कितने हैं? 7। अध्यक्ष सहित 7 हैं, अध्यक्ष के अलावा 6 हैं। कि प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन कौन सदस्य थे या नहीं थे? तो प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, इसीलिए तो भारतीय संविधान का पिता, निर्माता, जनक B.R. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है, क्योंकि इसी ने प्रारूप बनाकर, खाका बनाकर दिया था। तो इस प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है बेटा? तो इसे हम खाका समिति कहते हैं। इसी को हम मसौदा समिति भी कह देते हैं। खाका समिति, मसौदा समिति, इसी को हम मुखौटा समिति भी कह देते हैं। इसी को हम ड्राफ्टिंग समिति या कमेटी भी कहा जाता है। सारे एक ही हैं। खाका समिति बोल दो, मसौदा समिति बोल दो, मुखौटा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या
पांडुलेखन समिति। अलग अलग बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम से पूछा जाता है। जब आप आजाद हुए उसके 14 दिन बाद हमने इसका गठन कर दिया, अर्थात इसका गठन होगा 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी? तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप बनाकर दे दिया। दोनों डेटें याद करके जाना, एग्जाम में आती हैं। 29 अगस्त याद नहीं रहे तो आप ये देना आज़ादी के 14 दिन बाद कर दिया। आप ऐसे करोगे तो जल्दी याद रहेगा। आज़ादी के तुरंत बाद इसका गठन किया गया है। 29 अगस्त 1947 को रिपोर्ट सौंपता है 21 फरवरी 1948 को। और इसने जो रिपोर्ट बना के दी उस पर संविधान सभा में 3 वाचन होंगे। कितने वाचन होंगे? 3 वाचन होंगे। अब कई बार प्रश्न आपके सामने आएगा कि प्रारूप समिति में ये 7 सदस्य कौन कौन थे। तो एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको कि TN से BN अड़े, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगी कि किसका मतलब क्या है। तो यहाँ टी से तो है बेटा टी कृष्णा माचारी। अगला है आपके एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। जैसे बनेगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बी से आप जान ही रहे BR अम्बेडकर। इससे बनेगा एन माधवाचार्य। ऐसे बनेगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और जैसे बनेगा डॉक्टर KM मुंशी। तो ये टोटल आपके 7 सदस्य थे। कौन था कौन नहीं था एग्जाम में कई बार आता है, आपको याद रखना है। ये एन गोपाल स्वामी आएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BR अम्बेडकर, एन माधवाचार्य और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर KM मुंशी। इनकी जगह थे DP खेतान। लेकिन DP खेतान साहब की हो जाती है मृत्यु और उनकी मृत्यु के बाद किसको शामिल कर लिया? TT कृष्णमाचार्य को। इसी प्रकार एन माधवाचार्य भी नहीं थे। इनकी जगह कौन थे शुरुआत में? BL मित्र। लेकिन BL मित्र बुढ़ापे के कारण हमेशा बीमार रहते थे और मीटिंग में नहीं आते थे, तो उनकी जगह भी हमने चेंज कर दिया। तो ये 2 चेंज हुए, ऐसा भी नाम याद करने। ठीक है। एक और प्रश्न आ सकता है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस की ओर से अधिकृत प्रत्याशी कौन था? तो कांग्रेस का प्रत्याशी जो था वो कौन था? KM मुंशी साहब थे। ये सारे के सारे बेटा आपको क्रम से याद होने चाहिए। कई बार एग्जाम में आते हैं कि प्रारूप समिति में इनमें से कौन था कौन नहीं था। याद रखिए, हमेशा ये पूछे जाएंगे। ये तो यूपी का क्वेश्चन है, इसको हटा सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो अभी मैंने आपको बताई है। राइट आंसर रहेगा आपके 29 अगस्त 1947। में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? 35 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। विधानसभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बता चुका हूं सारे की सारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और प्रांतीय संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस रहेंगे। ये हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। हाँ बिल्कुल सरदार, बता दिया मैंने कि DP खेतान साहब की मृत्यु के बाद आपके TT कृष्णमाचार्य को लिया गया था और BL मित्र की जगह माधवाचार्य को लिया गया था। यहाँ राइट आंसर पटेल साहब रहेंगे आपके। जनगण मन हो या राष्ट्रगीत हो या आपके राष्ट्रपति का मनोनयन हो, ये तीनों काम हमने संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में किए थे। तो डेट सहित याद करें, 24 जनवरी 1950।
संविधान पांडुलेखन समिति, देखो आ गया एक बार प्रश्न आपके। अब क्या है कि ऐसा बच्चा तो इसको कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा पांडुलेखन समिति कौन सी आ गई, मैंने तो पढ़ी ही नहीं कभी। मैंने तो संघ संविधान पढ़ा था, संघ शक्ति पढ़ा था, प्रांतीय संविधान पढ़ा था, संचालन पढ़ा था, प्रारूप समिति पढ़ा था, लेकिन ये पांडुलेखन समिति कौन सी आ गई है? तो वही है जिसको आपने प्रारूप समिति कहा था। और अध्यक्ष कौन रहेंगे? क्या कह रहा है बेटा? सदस्य नहीं थे। आपकी जो पांडुलेखन समिति थी उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो देखो के एम मुंशी साहब थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब थे। कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन संविधान सभा अभी आपके खत्म नहीं हो रही है, लगातार चलती रहेगी, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और सारे प्रश्न हल करने के बाद एक बहुत अच्छे लेवल पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, चिंता ना करें। आने वाली सभी एग्जामों के लिए भारतीय संविधान को अपनाया गया, कर दोगे तो मेरे हिसाब से। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा।